हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है इसके अंदर आपके जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का उसके संबंधित वीडियो जो है वो इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन मिल रहे होंगे। और इसी के संदर्भ में जो है आपका हिंदी अनिवार्य कक्षा 10 जो है उसकी क्षितिज भाग 2 मैंने प्रारंभ की थी और उसी श्रृंखला में हमने जो है अध्याय पढ़ लिए थे। 2 अध्याय हमने जैसे स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा हमने पूर्ण कर दिया था, उसको पूरा कर लिया था और उसके बाद में अगला अध्याय कंप्लीट हो गया है अपना। कल हमने जो है नेक्स्ट अगला जो अध्याय था आपके उसके विषय में जानकारी प्रारंभ की थी। तो उसको शुरू करने से पहले आप सब लोगों से जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नए वो इस चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने बेल आइकन जो है उसको दबा दें। साथ ही इस YouTube चैनल की जो कक्षाएं हैं उसको आप जो है दूसरे जो स्टूडेंट हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके सहपाठी हैं या फिर रिश्तेदार हों, परिवारजन हों, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साझा करें ताकि जो है उनको भी इस निःशुल्क YouTube चैनल पर जो कक्षाएं हैं उनका लाभ मिल सके। चैनल की वीडियोस जो है उस लिस्ट में जाकर वीडियोस में आपकी कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य से हिंदी, इंग्लिश और दूसरे विषयों की जो वीडियो है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। आप एक एक करके उनको देख लें, पूरे एक के बाद एक आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जैसे चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो वहां से देखते रहें और अपना अध्ययन, क्योंकि बोर्ड कक्षा है तो अपना अध्ययन सुचारू रूप से, जब तक विद्यालय आपके पूर्ण रूप से चालू नहीं होते तो घर बैठकर इस महामारी के समय में अपना अध्ययन जो है उसको सुचारू रूप से जो है चालू रखें। तो इसके लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक पर बात करते हैं। क्षितिज चल रही है, अपने बुक ले आए होंगे आप लोग। तो क्षितिज के अंदर जो है हमने गद्य भाग प्रारंभ किया था जैसा कि मैंने बताया, और गद्य भाग में अपने नेताजी का चश्मा पढ़ लिया था, स्वयं प्रकाश का। उसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत मैंने पूरा करा दिया है। उसके बाद यशपाल का लखनवी अंदाज भी मैंने आपको पूरा करा दिया है। आगे बढ़ रहे थे अपन। नेक्स्ट जो अपना चल रहा था वो थे चैप्टर था, लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है उनका हमारे चैप्टर आया है। चैप्टर का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अध्याय का नाम क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। कल इसके विषय में बात कर चुके हैं अपन पूरा कि ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है इनका परिचय मैंने पढ़ लिया था, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ठीक है। मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है, इस मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ लिया था, इसमें किसके विषय में बताया गया है, ठीक है। तो आज हमारी बात करनी थी मतलब मूल पाठ में आना था अपन को, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिए थे, परिचय वगैरह सब कंप्लीट हो गए थे अपने। फादर कामिल बुल्गे के बारे में इसमें बताया गया है। फादर कामिल बुल्गे ये एक संस्मरण है, और इस संस्मरण में फादर कामिल बुल्गे जिनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में उनका जन्म हुआ था, यूरोप के अंदर, लेकिन उनकी कर्मभूमि था भारत। होने को एक पादरी थे। पादरी जो ईसाई चर्च में पूजा आदि कराने का काम करता है, धर्मगुरु होता है, ऐसे समझ लो आप। तो जैसे अपने पंडित होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं या मुल्ला होते हैं, वैसे ही जो है पादरी वहाँ ईसाइयों के चर्च में पादरी होते हैं। तो फादर जिसको हम बोलते हैं, तो फादर कामिल बुल्गे जो है उनकी कर्मभूमि भारत रही कर्मभूमि, और उनके विषय में ये एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया क्या है, एक संस्मरण है। तो मूल पाठ पर आ जाएंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पेज संख्या 85, पेज नंबर 85 पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। देखो सबसे पहले जहरबाद लिख देता हूँ, एक शब्द आ गया है आपकी स्टार्टिंग में, जहरबाद। जहरबाद होता क्या है? बीमारी है भाई, ग्रेग्रीन बोलते हैं इसको,
एक बीमारी है, इसको क्या बोलते हैं, गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है, यूं समझ लो कि ये एक जहरीला फोड़ा है, जहरीला फोड़ा, जहरीला फोड़ा है, ठीक है, ये क्या है, जहरीला फोड़ा है, ठीक है, गैंग्रीन जिसको हम बोलते हैं, जहरवाद। तो ये कह रहे हैं भाई कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, कि फादर जो है उनको जहरवाद यानी जहर की जो बीमारी हो गई, जहर फैल गया उनके अंदर, काहे से, गैंग्रीन नामक बीमारी से फैला, एक जहरीला फोड़ा हुआ, उसके चक्कर में उनके शरीर में जहर फैल गया, तो उससे नहीं मरना चाहिए। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त तो कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? देखो क्या कह रहे हैं कि जिसकी रग कहते हैं शरीर की जो धमनियां है, नसें जो है, कि जिसके रगों में, हमारी रगों में क्या बहता है, खून बहता है, खून चलता है, रक्त चलता है, तो रगे यानी नसें, कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास, कि जिसकी नसों में क्या बहता था, रक्त के साथ साथ दूसरों के लिए क्या बहा करती थी, मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त तो कुछ नहीं था, यानी दूसरों के लिए हमेशा मिठास भरा अमृत जो उनके मन में रहता था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों, उसके लिए इस जहर का नियम क्यों, विधान क्यों यानी कि नियम क्यों, इस जहर का नियम क्यों हुआ, ये बात बता रहे हैं। फिर देखें आगे चलेंगे। यह सवाल इस ईश्वर से पूछे, ये सवाल किस ईश्वर से पूछे, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, कि प्रभु यानी कि जो ईश्वर में, प्रभु में यानी ईश्वर में आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी वो हमेशा ईश्वर में आस्था लगाकर अपना अस्तित्व बनाने वाले थे, वे देह की इस यातना की परीक्षा उनकी आखिरी देह पर क्यों दे। वे देह कहते हैं शरीर को, वे देह यानी शरीर, तो वे देह यानी वे जो शरीर है, उस शरीर की इस यातना यानी पीड़ा जो थी, उसकी परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी यानी दहलीज, देहरी यानी दहलीज, ठीक है, तो उम्र की आखिरी देहरी यानी दहलीज पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। देखो इस ये जो पंक्तियां अंडरलाइन कर लेना इसको, इसमें जो फादर कामिल बुल्के हैं, उन कामिल बुल्के का एक चित्र जो है यहाँ पर खींचने का प्रयास किया जा रहा है, एक चित्र खींचने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बताया कि फादर कामिल बुल्के कैसे दिखते थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो क्या कह रहे हैं कि गोरा रंग, एक लंबी, पहले सबसे पहले कहा है एक लंबी यानी शरीर से एक लंबी, पादरी के सफेद चोगे, पादरी लोग जो पहनते हैं, धर्मगुरु जो चर्च के अंदर पहनते हैं, वो लंबे चोगे से ढकी आकृति, लंबा एक चोगा उन्होंने व्हाइट सफेद रंग का पहनते थे वो, उस चोगे से ढकी हुई आकृति, सामने है गोरा रंग, और रंग कैसा था उनका, गोरा, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, उनकी दाढ़ी सफेद और चमक मारती सी भूरी भूरे रंग की थी, नीली उनकी आंखें, बाएं खोल गले लगाने को आतुर, हमेशा अपनी बाहों को खोलकर सबको गले लगाने को प्रेम से आतुर रहते, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। देखो इतनी ममता यानी इतना ममत्व भाव, प्रेम जो है वो, इतना अपनत्व यानी इतना अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। इस साधु में हर एक अपना जो प्रियजन होता था उसके लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ, मैं 35 साल से इसका साक्षी यानी गवाह या सबूत, साक्षी यानी गवाह या सबूत भी कह सकते हैं, ठीक है, गवाह या सबूत,
साक्षी, स प्लस अक्षी यानी आंखों के सामने होने वाली बात जिसको देखने वाला हो। तो लेखक ये बता रहे हैं मैं इस बात का साक्षी हूँ, गवाह या सबूत हूँ तब से 33 साल से, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। लेखक क्या बता रहे हैं कि तब जब वो कहाँ थे, जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ कि आज भी मैं उनका दबाव, उनकी बाहों का दबाव जो वो गले में लगाया करते थे तो अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। फादर को अगर याद करते हैं, फादर कामिल बुल्के को अगर याद करें तो एक उदास शांत संगीत के सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। और उनको देखना कैसा है, मानो करुणा मन में किसको देखकर बहुत एक प्रेम रूपी दुखपूर्ण भाव जब जागृत हो जाता है करुणा, तो करुणा का निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ जल जो है उस जल के अंदर स्नान करने जैसा है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प जो है उससे भर जाना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल, परिमल भाई एक संस्था है, साहित्यकारों की संस्था है परिमल, यहाँ लिख देता हूँ। परिमल साहित्यकारों की संस्था, साहित्यकारों की संस्था। परिमल क्या है, परिमल एक साहित्यकारों की संस्था है जिसमें साहित्यकार बैठकर गोष्ठी आदि किया करते थे, अपने निबंध आदि लेखन पर चर्चाएं किया करते थे, वो परिमल। तो ये कह रहे हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, कि मुझे परिमल जो संस्था थी साहित्यकारों की जिसमें गोष्ठियां सभाएं होती रहती थी, उसके वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जब हम सब क्या थे, एक पारिवारिक यानी परिवार का जो रिश्ता होता है उस पारिवारिक रिश्ते के अंदर मानो बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, जिस परिवार के अंदर सबसे बड़े जिनको सम्मान दिया जाता था या बड़ा माना जाता था वो कौन थे, फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। यानी हमारी जो रचनाएं होती हैं उन पर बेबाक राय और सुझाव जो है वो सुझाव देते। देखो क्या करते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। देखो हमारे हंसी मजाक में वो क्या करते, वे निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त लिख दूं ना, निर्लिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त का मतलब होता है बिना लिप्त रहे। या बिना आसक्ति के। निर्लिप्त यानी बिना लिप्त रहे या बिना आसक्ति के। तो कह रहे हैं कि हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त रहते थे, यानी हमारे हंसी मजाक में क्या रहते थे, हमेशा आसक्ति से बिना आसक्ति रहे, बिना आसक्ति के बिना लिप्त रहे, दूर रहते थे। यानी उसमें कभी मिलते नहीं थे, मतलब शामिल होते थे फिर भी उसमें हंसी मजाक करते नहीं थे, लेकिन उसमें हमेशा मानो शामिल रहते थे, निर्लिप्त रहते थे। हमारी गोष्ठियां, गोष्ठी यानी सभा जो होती है उसको कहते हैं, तो हमारी गोष्ठियां, साहित्यकारों की जो सभाएं होती थी उनको गोष्ठी कहते हैं। तो हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते। हमारी जो रचनाएं होती उन पर बेबाक यानी बिना डरे या बिना किसी मन में भय रखे वो अपनी राय और सुझाव देते। और हमारे घर में के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जिसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो। देखो
क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि जो लेखक है बता रहे हैं कि मुझे अपना बच्चा, मुझे मेरा बच्चा और फादर का उसके मुख में, उस बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। पहली बार जब उसको अन्न खिलाया गया था, अन्न डाला गया था, तो याद आता है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है भाई? वात्सल्य, वात्सल्य एक रस भी होता है हिंदी में, है ना? किसके प्रति होता है वात्सल्य? छोटे बच्चों के प्रति प्रेम भावना। छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम भावना रखते हैं उसे कहते हैं वात्सल्य। तो क्या कह रहे हैं कि तैरता वात्सल्य, यानी उनकी नीली आंखें जो थी, उन नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, यानी उस छोटे बालक के प्रति जो प्रेम था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू यानी देव वृक्ष, देवदारू का मतलब है देव वृक्ष, देवताओं का वृक्ष मान लो इसको, ऐसा वृक्ष जो सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता है। तो ऐसा लगता है जैसे देवदारू की, जो किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। लेखक बता रहा है कि कहां से उनके बारे में शुरू किया जाए। इलाहाबाद की सड़कों पर बात करें तो इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वे हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनके क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। देखो, मुस्कुराते हुए उतरते हमेशा, और मुस्कुराते उतरते तो उतरते ही कहते कि देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, और कहते कहते कह नहीं पाता हूँ। बता रहे हैं कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, इनको फादर कामिल मुल्के को आवेश में देखा है। आवेश यानी जोश, आवेश का तात्पर्य क्या हो जाएगा? जोश, एक प्रकार का जोश जो होता है वो जोश। तो उनको क्या में आवेश में यानी जोश में जरूर देखा है, और जोश में देखा, और क्या है, और ममता तथा प्यार में लबालब, और ममता का भाव, अपने छोटों के प्रति, सभी के प्रति ममता का जो भाव था, वो ममता का भाव प्यार में लबालब यानी पूर्ण रूप से प्यार से भरे हुए छलकता महसूस करता है। जब दूसरों के लिए प्रेम हमेशा मानो छलकता हो सा, यानी उस प्यार से पूरे भरे हुए दूसरों के लिए प्रेम उमड़ रहा है, निकल रहा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी तो थे। अब अक्सर उन्हें देखकर लेखक को ये याद आ जाती है, ये सोचने लग जाता है कि बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम के रेम्सचेपल शहर में इनका जन्म हुआ था, तो बेल्जियम में इंजीनियरिंग जो ये पढ़ रहे थे, तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष जो था, उस अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की जो इच्छा थी, वो इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, यानी घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। 2 भाई और थे, 1 बहन थी, माता पिता आदि सभी थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, अगले पेज पर, पेज संख्या 86 पर। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। जब फादर कामिल मुल्के से ये प्रश्न किया जाता है कि आपको अपने देश की याद आती है, तो वो जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं कि मेरा देश तो अब क्या है? भारत है। वो मानते हैं कि अब वो क्या है? भारतीय हैं, क्योंकि अब वो भारत में रहने लग गए हैं, तो क्या बन गए? वो भारतीय हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो क्या है? भारतीय हैं। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, लेकिन जब कोई उनसे प्रश्न करे कि मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ, हाँ आती है,
बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। देखो उनसे जब प्रश्न किया जाता है कि आपको अपने देश की याद आती है क्या, तो ये मानते हैं देश कौन सा है, भारत है। वो मानते हैं कि मेरा देश क्या है, भारत है। लेकिन जब उनसे प्रश्न किया गया कि मैं आपकी जन्मभूमि क्या पूछ रहा हूँ, तो कहते हैं हाँ आती है मेरी जन्मभूमि की याद, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, कि जहाँ मैंने जन्म लिया था वो भूमि बहुत सुंदर है, रेम्स चैपल। कहाँ जन्म हुआ था, रेम्स चैपल में। फिर कहते हैं घर में किसी की याद, अगर पूछे मैं प्रश्न की घर में किसी की याद आती है, तो कहते हैं माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। फिर अक्सर माँ की स्मृति यानी माँ की जो याद थी उस याद में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। उनकी माँ जो है अक्सर यानी अधिकांश थे उनको चिट्ठियां जो है भेजा करती थी, जो उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को दिखाते थे, जिनके प्रिय मित्र थे जिनका नाम था डॉक्टर रघुवंश। तो उन डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को जरूर दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए लगाव मन में नहीं था, कि पिता और भाइयों के लिए इतना उनके प्रति लगाव इनके मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, कि पिता तो व्यापार करते थे, व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई जो है वहीं चर्च में धर्मगुरु का काम करने लगा, यानी कि पादरी बन गया। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, और एक भाई जो है काम करने लगा, उसने अपना परिवार बसा लिया। बहन सख्त और जिद्दी थी, एक बहन थी जो बहुत सख्त और जिद करने वाली, जिद्दी स्वभाव वाली थी। बहुत देर से उसने शादी की, बहुत देर से बहुत उम्र बाद में उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते मैंने उन दिनों देखा था। लेखक बता रहे कि फादर कामिल मुल्क के जो थे, एक आध बार उसकी शादी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने जो है उनको देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यूरोप में बेल्जियम जो है देश, तो ये कह रहे हैं कि भारत में बस जाने के बाद, जब वे भारत में बस गए थे तो भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार को मिलने में भारत से कहाँ चले गए, बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए, प्रभु की इच्छा। देखो उनसे जब पूछते तो कहते कि मैं तो क्या हूँ, सन्यासी हूँ। और उनसे जब प्रश्न पूरे कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए, तो वो क्या बोलते, प्रभु की इच्छा, यानी ये सब ईश्वर की इच्छा है। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, जैसे बालक कोई मुस्कुराता है किसी बात पर, सरलता से बालक मुस्कुरा जाता है, उसकी हंसी और बड़ों की हंसी में यही अंतर होता है कि छोटे बालक की हंसी में छल कपट की भावना नहीं होती है। तो बालकों की सी सरलता यानी जो सरल स्वभाव होता है उसको मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, कि माँ तो बचपन में ही कहती थी कि ये लड़का हाथ से निकल गया है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता था कि मैं भारत जाऊंगा। देखो इनकी माँ ने कह दिया था, जब इनसे पूछा गया भाई आप सब छोड़कर क्यों चले आए, तो इन्होंने कहा प्रभु की इच्छा। फिर बालकों की तरह ये मुस्कुराए, जैसे कोई छोटा बालक हो, और मुस्कुराकर कहते कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था, क्या कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, यानी कि ये तो हाथ से निकल गया। फिर और सचमुच हुआ क्या कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में मैं छोड़कर फादर बुल के क्या करने लगे, जो है सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए, कि सन्यास धर्म की दीक्षा ग्रहण करने जब धर्मगुरु के पास गए, तो सन्यासी बनने वाला व्यक्ति एक अपनी शर्त रख सकता था। तो उन्होंने सन्यास लेते वक्त जो एक शर्त रखी, वो क्या रखी, वो ये रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी, जब उनसे प्रश्न किया गया कि भाई भारत जाने की बात क्यों उठी, नहीं जानता, बस मन में यह था। जब उनसे पूछा भाई भारत जाने की बात क्यों उठी, तो कहते भाई नहीं जानता, बस मन में मेरे ये बात उठी।
उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। उनकी शर्त उनकी मान ली गई और वो कहाँ, भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। पहले जिसेट संघ यानी जो पादरियों का एक समूह होता है ईसाई लोगों का, तो जिसेट संघ जो था उसमें 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार यानी धर्म का आचरण, धर्माचार यानी धर्म के आचरण की पढ़ाई जो इन्होंने की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर क्या करें, 9-10 वर्ष जो है दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज संख्या 87 पर। कलकत्ता यानी कि कोलकाता जो था वहां से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। देखो कलकत्ता से इन्होंने क्या किया, बीए किया और फिर इलाहाबाद से क्या कर लिया, एमए कर लिया। यानी कि फादर कामिल बुल्के जो थे वो फादर कामिल बुल्के क्या करने लगे, जब भारत आकर बस गए तो भारत आकर बस जाने के बाद में देखो इन्होंने जब भी ये इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में अचानक इनके मन में संन्यास लेने की भावना उपज गई, जन्म ले ली। तो जब संन्यास लेने की भावना इनके मन में जन्म ले चुकी थी तो ये धर्म गुरु के पास संन्यास की दीक्षा ग्रहण करने पहुंचे। और उस समय नियम था कि कोई भी संन्यास ग्रहण करने वाला अपनी एक शर्त रख सकता था। तो जब इन्होंने शर्त रखी तो क्या रखी शर्त, कि मैं भारत जाऊंगा। इन्होंने उस समय कह दिया था भाई कि मैं क्या करूंगा, भारत जाऊंगा। तो इनकी ये शर्त मान ली गई, क्योंकि माता तो इनकी पहले कह चुकी थी कि अब हाथ से निकल गए, तो इनकी शर्त मान ली गई। और शर्त मानने के बाद फिर क्या हुआ कि ये भारत आ गए। भारत आने के बाद 2 वर्ष जिसेट संघ यानी पादरियों का समूह होता था, उसमें धर्माचार यानी धर्म का व्यवहार जो है, धर्म का आचरण जो है उसकी शिक्षा दी जाती थी भाई। तो उसमें ये रहे और उसमें रहने के बाद फिर इन्होंने आगे की तरफ भारत जो है उसको अपनी कर्मभूमि बनाकर आगे की तरफ बढ़े। तो ये जो है भाई फादर कामिल बुल्के के जीवन के बारे में बता रहे हैं कि वो सबके प्रति क्या रखते थे, एक तो प्रेम, ममत्व भाव, दया भावना, करुणा, ये सब उनके प्रति यानी ये समझो जीती जागती मूर्ति थे फादर कामिल बुल्के। उनकी लंबी बाहें हमेशा हाथ खोलकर गले लगाने को आतुर रहती ताकि किसी का सभी तक अपना प्रेम पहुंचा सके। उनकी जो उपस्थिति कैसे लगती, देवदारू वृक्ष की छाया, यानी मानो कोई देव वृक्ष हो, देवताओं का जो वृक्ष है उसकी छाया के समान लगती, जो सभी को अपनी इच्छाएं पूर्ण कर देने वाली लगती थी। तो आज इस अध्याय को तो यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है और आज की इस क्लास में यहीं तक ठीक रहेगा। बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में चल लेंगे अपन नेक्स्ट पेज तक, ठीक है ना। और जो होमवर्क है भाई, गृह कार्य में रोजाना बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो गृह कार्य आप लोग कर नहीं रहे हो, होमवर्क कर नहीं रहे हो। होमवर्क करके ग्रुप में अभी तक भेजा ही नहीं है मेरे को, तो आप लोग ग्रुप में, आपका ग्रुप बना हुआ है होमवर्क ग्रुप गृह कार्य के लिए, तो अपने नोटबुक में गृह कार्य कर लो भाई और करके उसे होमवर्क ग्रुप में भेज दो ताकि जो है आगे का अध्ययन सुचारू रूप से आपका चल सके। मजबूरन नहीं तो फिर मुझे क्लासेस स्टॉप करना पड़ेगी आप लोगों की। तो इसलिए आप लोग अपना अध्ययन जो है करके और क्लासेस जो है कंटिन्यू भेजते रहे, मेरे को ग्रुप भेजते रहे, मैं आपके लिए क्लासेस आगे की वीडियो जो है बनाता रहूंगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, इसको सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। आप भी अगर नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा को सब्सक्राइब कराएं, लोगों के साथ साझा करें, लाइक करें चैनल को जितना हो सके, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि निःशुल्क आपको घर बैठे भाई आपका कुछ लग तो रहा नहीं, घर बैठे आप देखो YouTube पर आप निरंतर आपके अध्यापन कार्य चल रहा है और वो भी बिल्कुल एक एक चीज आपको एक एक लाइन एक एक पंक्ति के अनुसार आपको समझाई जा रही है। तो ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा YouTube पर, आप कितना ही सर्च कर लोगे तो ये विद्यालय द्वारा की गई आपके लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और जल्दी से गृह कार्य करके मुझे भेज दें और पूरा ध्यान से पढ़े। आज के लिए आपका वर्ग यही है, कठिन शब्द आप उतार लेंगे, परिचय आपने कर लिया होगा और इससे पूर्व के प्रश्न अभ्यास की PDF ग्रुप में मैं जल्दी ही भिजवा दूंगा, अभी शायद नहीं भेजी गई होगी तो जल्दी वो भी भिजवाने का प्रयास करता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। शुभ दिन, धन्यवाद।